हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। ये क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो यहाँ पर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ये 9th से लेकर 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फिलहाल यदि हम देखें तो 10th, 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है। इसमें हम आज सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। एक काफी लंबा चलने वाला लेक्चर है हमारा ये, एक दिन में या एक दो चार वीडियो में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसको रोज पढ़ेंगे तो हमारा एक बहुत ही अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डाइजेशन। ना, डाइजेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात हम आज करेंगे, तो हमें यहाँ पर डाइजेशन का एक एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। हम बहुत बार ये वर्ड यूज करते हैं डाइजेशन। आखिर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, यदि हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसे कहें तो डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बड़े पार्टिकल्स या लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और दूसरी एक और हमारे पास प्रोसेस होती है दैट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में आप क्या करेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस में हम करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को जोड़कर आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन यहाँ पर प्रोसेस है कौन सी? कैटाबॉलिक, क्योंकि यहाँ पर बिगर पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस की बात करेंगे। एक और चीज हम देखते हैं, जब भी हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है, जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एमिनो एसिड हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास कौन बनता है? एक डाइपेप्टाइड। ठीक है, और जब बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा, और जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो बीच में एक बॉन्ड भी स्टेबल होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये प्रोसेस सारे उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में होती है जब आपस में वो जुड़ते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है ग्लूकोज का। ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास कौन बनता है? माल्टोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, और इस प्रोसेस में भी एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर? तो यहां पर हम एक ये चीज देख रहे हैं कि जब दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है। लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस में हमें क्या करना है? हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को जोड़ना नहीं है, हमें वहां पर उन मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पीसेस में तोड़ना है। जब जोड़ने में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो इनको तोड़ने के लिए वाटर मॉलिक्यूल हमें देना भी तो होगा। ठीक है, ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे, कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए। आप देख रहे हैं जब दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा है, ठीक है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास तैयार हो रहा है। दो एमिनो एसिड के जुड़ने से हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बन रहा है। जब हम इस डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? एमिनो एसिड्स मिलेंगे। बनाने में एक वाटर मॉलिक्यूल दिया था तो बनाने में एक वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हुआ था, तो इसको तोड़ने में वाटर मॉलिक्यूल हमें देना भी तो पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं
डाइजेशन की प्रोसेस में आखिर होता क्या है, हम इस डाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, डाइजेशन को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले एक बात करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस में आखिर होता क्या है। डाइजेशन की प्रोसेस में जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो डाइजेशन होता किसका है, फूड का। ठीक है, और फूड क्या है, वो जो हमें एनर्जी देता है। क्लियर है, जो हमें एनर्जी देता है उसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है। वो कुछ भी है, यदि कोई कार्निवोर एनिमल है तो उसके लिए फ्लैश हो सकता है, हर्बीवोर एनिमल है तो उसके लिए प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम खा रहे हैं और जिससे हमारी बॉडी एनर्जी ऑब्टेन कर रही है उसी को हम फूड कहते हैं। जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स नॉन डिफ्यूजेबल हैं ना, जैसा हम खा रहे हैं वैसा हमारी बॉडी में ये तुरंत जाके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दाल चावल खाए हैं, तो आपने जो दाल चावल खाया है, क्या चावल और दाल एज इट इज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या जाके हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे, नहीं। हमें इन दाल और चावल को क्या करना पड़ेगा, छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। तो यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमें किस में लेकर आना है, स्मॉलर फॉर्म में लेकर आना है। नॉन डिफ्यूजेबल को हमें डिफ्यूजिबल के फॉर्म में लेकर आना है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमें सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना है। ये सारी प्रोसेसेस होती कहां पर है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, उस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही ये प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, क्या प्रोसेस होने वाली है, फूड के लार्ज पार्टिकल्स स्मॉलर में ब्रेक डाउन होने वाले हैं, नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म है वो डिफ्यूजेबल फॉर्म में आने वाला है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होने वाले हैं। कहां पर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब इनको करने के लिए कुछ एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और एंजाइम्स की ऑलमोस्ट 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट है। उसमें से जो एंजाइम्स हम बेसिकली डाइजेशन की प्रोसेस में यूज करते हैं, दे आर द हाइड्रोलेजेस। क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है। तो यहाँ पर हाइड्रोलेजेस जो एंजाइम्स हैं, इनका हम यूज करेंगे किस लिए, फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो सिंपली हम डाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज नॉन डिफ्यूजिबल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर डिफ्यूजिबल एंड सिंपल फॉर्म ऑफ फूड in the elementary canals of living organisms with the help of a category of enzyme named as hydrolases। ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे कहा डाइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज नॉन डिफ्यूजिबल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को हम स्मॉल डिफ्यूजिबल एंड सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में ब्रेक डाउन करते हैं। कहाँ ब्रेक डाउन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एलिमेंट्री कैनाल में, और उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स हैं, क्योंकि डाइजेशन एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पर हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हमारा फूड क्या हो जाता है, सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में ब्रेकअप हो जाता है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के थ्रू ये पूरा का पूरा फूड जो हमने कंज्यूम किया है, ये कहां पर चला जाता है, हमारी पूरी बॉडी की सेल्स के पास। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, डाइजेशन की प्रोसेस में कोई भी टाइप की एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। ठीक है, जनरली हम क्या कहते हैं कि फूड डाइजेस्ट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड एनर्जी देता है, लेकिन डाइजेशन की प्रोसेस में एनर्जी का जो रिलीज है वो नहीं होता है, क्योंकि जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी की सारी सेल्स के पास जाता है, और हमारी सेल्स उस फूड को
ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसलिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसको आप कहते हैं, रेस्पिरेशन में हमारे पास एनर्जी का रिलीज होता है, डाइजेशन में एनर्जी का रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। नाउ वी हैव टू नो अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ना फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज हम करते हैं हमारे फूड में। हमारे फूड में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, हम जितने भी टाइप के ग्रेन्स यूज करते हैं उन सारे ग्रेन्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड वन इज फैट्स, किसी को हम लिपिड्स भी कहते हैं, तो फैट्स एंड लिपिड्स। थर्ड वन इज प्रोटीन्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के। प्रोटीन्स के अलावा हमारे पास मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स के अलावा विटामिन्स भी हैं, और विटामिन्स के साथ हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। इसके साथ एक और हम कह सकते हैं रफेज। ठीक है, रफेज भी है। ये हमारे फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड में हम इन सारे कंपोनेंट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स, इन तीनों का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि इन्हें हम बिगर फॉर्म में, इनके जो लार्ज सब्सटेंसेस है या लार्ज फॉर्म ऑफ फूड है उसको हम कंज्यूम करते हैं, और उस लार्ज फॉर्म को हमें स्मॉलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना होता है। तो बेसिकली डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का ही होता है। फिर क्या मिनरल्स, विटामिन्स का डाइजेशन नहीं होता है? नहीं, मिनरल्स एंड विटामिन्स, इन चारों सब्सटेंसेस का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि मिनरल्स क्या है? मिनरल्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन है, ये हमारे पास मिनरल है। ठीक है, अब आप कैल्शियम आयन को किस में ब्रेकअप करेंगे? आप मुझे बताइए, कैल्शियम आयन क्या ब्रेक किया जा सकता है? हमारे पास सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, जिनका यूज हम करते हैं। यही तो मिनरल्स है जिनका यूज हम फूड में कर रहे हैं। क्या हम कैल्शियम को ब्रेक कर सकते हैं? कैल्शियम को ब्रेक कर देंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो ये हमारे पास ब्रेकेबल नहीं है। तो मिनरल्स का कोई भी तरह का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। सेम हम विटामिन्स की बात करें, विटामिन्स की यदि हम बात करेंगे तो क्या विटामिन ए, बी, सी, क्या इनको ब्रेक कर सकते हैं? किस में ब्रेक करेंगे? कौन सी उनकी सिंपल यूनिट है? ठीक है, तो हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही हम वाटर और रफेज को ब्रेक कर सकते हैं, और डाइजेशन तो प्रोसेस ही ब्रेकडाउन की है। तो इन चारों का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में नहीं होता है, ये एज इट इज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इनका किसी भी तरह का डाइजेशन बॉडी में नहीं होता है। डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स का। इन तीनों का डाइजेशन हमारे पास होता है, क्योंकि ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो हम लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड के फॉर्म में इन्हें कंज्यूम करते हैं, और इन्हें हमें सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में लाना होता है, सो दैट आवर इंटेस्टाइन कैन इजीली एब्सॉर्ब देम। गॉट इट? ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की बिगर यूनिट्स की बात करेंगे, फैट्स की बिगर यूनिट की बात करेंगे, कौन सी इनकी बिगर यूनिट्स हैं और किस तरह से हमें इन्हें ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो डाइजेशन का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इनकी बिगर यूनिट्स के पास और उनकी स्मॉलर यूनिट्स कौन सी हैं। ठीक है, फिर हम वन बाय वन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन का डाइजेशन भी प्रॉपरली देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर भी हमें देखना है। ठीक है, तो काफी सारे वीडियोस इसके आपके पास आने वाले हैं, तो आप अच्छे से हर वीडियो को ध्यान में देखते रहेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। ना कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लियर? अब इस कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन से फॉर्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में है ना, बिगर यूनिट्स ऑफ, सबसे बड़ी यूनिट्स होती है कार्बोहाइड्रेट की, दे आर पॉलीसैकेराइड्स ना, जिसमें हमारे पास आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स जो हैं
ये पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास सबसे बड़े वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेकेंडली हम देखें तो ऑलिगोसेकेराइड्स एंड डायसेकेराइड्स, ठीक है, डायसेकेराइड्स एंड ऑलिगोसेकेराइड्स, ये पॉलीसेकेराइड से थोड़े छोटे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास। इसमें आते हैं माल्टोज, गैलेक्टोज, ये कौन है हमारे पास, डायसेकेराइड्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। एंड थर्डली वी हैव मोनोसेकेराइड्स, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिसमें आते हैं हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पास बिगर फॉर्म्स है, लार्जर फॉर्म्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड डायसेकेराइड्स, इनको हमें अल्टीमेटली लाना किसमें है, फाइनली मोनोसेकेराइड्स में, बिकॉज मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ना। सारा का सारा फूड हमें किस फॉर्म में लेकर आना है, ग्लूकोज के फॉर्म में, राइबोज के फॉर्म में, फ्रक्टोज के फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके ना। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है ना, मोनोसेकेराइड्स को हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसको हमें एकदम एंड प्रोडक्ट्स तक लेकर आना है ताकि हमारी बॉडी इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। आ रहा है समझ में? आप देखते हैं जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं या कोई एथलीट्स होते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, उस टाइम पर जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जब हमें इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम क्या हम स्टार्च का कंजम्पशन करते हैं? क्योंकि स्टार्च यदि हम खाएंगे तो उसे 3 घंटे का टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, क्योंकि उसको सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज तक ब्रेक डाउन होना है। उस टाइम पर हम यूज किसका करते हैं? ग्लूकोज का, ग्लूकॉन डी पाउडर का, ताकि हमें क्या हो सके, इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। आप तुरंत ग्लूकोज का यूज करेंगे, ग्लूकोज हमारी बॉडी में इजीली डिफ्यूज होगा और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंच जाएगा और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ग्लूकोज का तो कोई फाइनल डाइजेशन होना ही नहीं है। ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पर होता है, कैसे होता है, कितने एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन सब के बारे में ना हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमें लिपिड्स की और प्रोटीन्स की भी स्मॉलर यूनिट्स की बात करनी है, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करिए। फिर से मैं कह रही हूँ, क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये चलने वाला है, तो डोंट मिस अ सिंगल क्लास। क्लियर? थैंक यू।